नमस्कार। दूरदर्शन के स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं अपना सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा करते हैं, किसी एक विषय विशेष पे बात करते हैं। और जो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है श्वास से जुड़ी हुई समस्या और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। एक श्वास की बात करें, सांस लेने की बात करें, तो एक ऐसी चीज है जिसमें हम सब आमतौर पर सुनते हैं कि अगर ये बंद हो गई तो जिंदगी थम गई। तो ये इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हो सकती हैं, बच्चों में किस तरह की सांस की बीमारी होती है, बड़े से किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, रात में सोते हुए, दिन में जगते हुए, काम करते हुए, इस पे हम बात करेंगे। और आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इस कार्यक्रम, जैसे आप जानते हैं कि कॉल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं आज के हमारे एक्सपर्ट्स जो कि हमारे बीच में हैं। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, दूरदर्शन का और सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में मैं पहला सवाल लूं उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से संपर्क करना, अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, सांस से जुड़ी हुई, श्वास से जुड़ी हुई, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर जो फ्लैश भी हो रहा है आपके सामने 0141270409 और 0141270499। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 270409 एंड 270499। हम YouTube पे भी अवेलेबल हैं। आप DD राजस्थान के माध्यम से डायरेक्ट YouTube पे जा सकते हैं और मैसेंजर में जाकर के मैसेज में अपना सवाल पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि हम सवाल को डॉक्टर साहब से पूछ के आपको जब उसका जवाब या उसका निवारण दे पाएं। डॉक्टर साहब, सांस संबंधी जो बीमारियां हैं, श्वास संबंधी बीमारियां हैं और इसका निवारण पे भी हम बात करेंगे। ये किस तरह की आमतौर पे बीमारी, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, किस तरह के आमतौर पे केसेस आपके सामने आते हैं, क्या बीमारी है ये श्वास संबंधी? सर, अगर हम श्वास संबंधी समस्याओं की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम श्वास जो लेते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम नाक से श्वास लेना स्टार्ट करते हैं। जो श्वास है, ऑक्सीजन है, हमें नाक से जाते हुए गले में जाती है, श्वास की नली के द्वारा लंग्स में, फेफड़ों तक जाती है। बिल्कुल। तो इस पूरे रास्ते के अंदर कहीं भी कोई भी अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से कोई भी रुकावट अगर आती है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो श्वास संबंधी समस्या हो जाती है। अच्छा। अब जैसे एज एन ENT स्पेशलिस्ट मैं एक नाक कान गले का विशेषज्ञ हूँ, तो हम लोग मेनली बात करेंगे नाक और गले से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे श्वास वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे हम अभी एलर्जी का मौसम चल रहा है, हम देखते हैं लोगों के अंदर किसी भी कारण से अगर मान लो नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, नाक के अंदर स्वेलिंग हो गई है, नाक से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, कफ आ रहा है, या फिर गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, गले के अंदर टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, कॉमन भाषा में बोलते हैं, तो ऐसा अगर कोई भी चीज है जो हमारे नाक और गले को ब्लॉक कर रही है, रुकावट डाल रही है, तो उस कंडीशन में हमारे श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाँ। तो सांस या श्वास संबंधी समस्याएं जो है वो ये है कि अगर आप सांस जब ले रहे हैं उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बाधा आती है, तो फिर आपको श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसका निवारण पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे मौसम की अभी आपने बात करी, तो बहुत सारे व्यूअर्स से जानना चाहेंगे बच्चों में भी लेकर के किस तरह की समस्याएं होती हैं, उनको किस तरह संभाला जाए, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ने वाला मौसम आ रहा है, सर्दियां भी होके गई हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में जो बीमारियां हो वो ना हो, उसके लिए थोड़ा सा बताएं कैसे बीमारियां हैं और क्या उसके लिए किया जाए। सर, बच्चों के अंदर मेनली श्वास संबंधी समस्याएं जो होती हैं उनके अंदर पेरेंट्स को, वो जनरली उनकी जो कंप्लेन हमारे पास आती है वो ये होता है कि सर, एक तो हमारा बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, माउथ ब्रीदिंग होती है बच्चे को, रात को बहुत डिस्टर्ब स्लीप रहती है, मतलब बच्चा नॉर्मली एक ही पोजीशन में नहीं सोता है, बार बार पोजीशन चेंज करता रहता है, बच्चे को बार बार जुकाम हो रही है, बच्चे को गले में दर्द हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं इनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि हमारे जैसे बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमारे नाक के पीछे एडिनोइड्स होते हैं और गले में टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये एक एज तक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से कोई एलर्जी है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बच्चों के अंदर एडिनोइड्स और टॉन्सिल इन दोनों का बढ़ना बहुत कॉमन समस्या है। और अगर सपोज ये किसी बच्चे में एडिनोइड्स बढ़े हुए हैं, तो ये एडिनोइड्स नाक के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से में है, तो इसकी वजह से वो बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता है, तो इसलिए वो रात को मुंह खोल के सोता है, खर्राटे आते हैं उसको। तो या फिर इसकी वजह से अगर कई बार बच्चों के गले में टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं। तो अगर बच्चों के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सांस की आती है वो यही है कि या तो एडिनोइड्स बढ़े हुए हैं या टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं। ये अगर बढ़े हुए हैं तो बच्चा सांस नहीं ले पाता है। ऐसे बच्चे क्या होता है, धीरे धीरे अगर वो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा तो उसको नींद प्रॉपर नहीं आ पाएगी। और बच्चों के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सोते समय सिक्रेशन होता है उनका,
तो एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, इन सब के लिए स्लीप बहुत जरूरी पार्ट हो जाती है जी। तो जो बच्चा श्वास नहीं ले पा रहा है, माउथ ब्रीदिंग करता है, वो स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है उसकी, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगा, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो जनरली जो बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ चीजें पता करते हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि एडिनोइड्स और टॉन्सिल किस साइज तक बढ़े हुए हैं। कुछ ग्रेडिंग्स होती है उनकी 1 to 4 तक, तो कौन सी ग्रेड्स तक वो बढ़े हुए हैं, इसके लिए हम कुछ एक्सरे करवा के देखते हैं और क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, एक्सरे होता है और भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आ रहा है, और आप भी अगर चाहें, आपका सवाल अगर कोई है तो मैं आपको बता चुका हूं, 270409804141 ये जो कोड है इसको लगाना ना भूलें, और 27049999 इन हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो आपने बच्चों की बीमारी बताई, मेरा सवाल उसी से आ रहा था। आपने बताया मुंह खोल के लोग सोते हैं। एक कॉमन फिलॉसफी, कॉमन टेंडेंसी कह लीजिए आम आदमी की सोच कि क्या मुंह खोल के सोना या मुंह खोल के जगना, कई बार ऐसा होता है लोग जब भाग के आ रहे होते हैं, चल के आ रहे होते हैं, तो मुंह खोल के सांस लेते हैं, क्या वो खराब है शरीर के लिए? सर देखो, भगवान ने हमारा नाक है उसको श्वास लेने के लिए बनाया और मुंह को खाने के लिए बनाया। भगवान ने मुंह को हमारे ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनाया। तो अगर किसी भी रीजन से अगर हमको मुंह से ब्रीदिंग करनी पड़ रही है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। अच्छा। वो किसी भी कंडीशन में नॉर्मल नहीं है। अच्छा। अब सिर्फ दो चीजें आती हैं इसके अंदर। एक तो होती है कि सिर्फ कोई भी पर्सन है वो मुंह खोल के उस समय श्वास ले रहा है जब वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत ज्यादा टायर्ड है। जैसे कई बार मैंने रनिंग में देखा है, लोग रन करते करते आते हैं तो बिल्कुल जी, तो उस समय हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। या जिम में भी मैंने देखा है, जिम में भी करते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसी चीज है जब बहुत ही एक्सरसाइज वाली कंडीशन में या फिर बहुत थकान है, मतलब फिजिकल अगर ज्यादा एक्टिविटी बिल्कुल, तो उस टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक लेवल तक नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप अगर सो रहे हैं नॉर्मली, लेकिन आप रोज मुंह खोल के सो रहे हैं, रोज आपको स्नोरिंग हो रही है, दिन में भी आपको माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ रही है क्योंकि आपकी नोज किसी रीजन से ब्लॉक है या आदत पड़ चुकी है, तो इसमें से मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको अपन स्नोरिंग वाली जो प्रॉब्लम अपन बोलते हैं, तो अगर हम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए। ओके। जिसकी वजह से हमारे हार्ट को भी उसके ऊपर जोर पड़ता है, उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ऑक्सीजन को पंप करने के लिए। जी। तो मेन जो प्रॉब्लम जो अभी जिसको हम बोलते हैं स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जो टर्म है सर, ये आज की डेट में इसलिए इतनी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आई है इसके अंदर क्योंकि जिन लोगों के अंदर ओएसए के सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर नियर फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के चांसेस, स्ट्रोक आने के चांसेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप पूछेंगे, अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं जिनके रिसेंटली कोई कार्डियक अरेस्ट आया है, हार्ट अटैक हुआ है, अपन बोलते हैं कि कोई पर्सन था वो नींद में सो रहा था, सोते सोते ही वो कोलैप्स हो गया, तो उनमें से 90% लोगों के अंदर स्नोरिंग की हिस्ट्री होती है। तो मतलब आप देख रहे हैं कितना तालमेल है इन चीजों में भी। हमें लगता है कि एक स्नोरिंग या फिर एक ब्रीदिंग इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता है, लेकिन ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इशू होता है। हार्ट अटैक का भी एक गंभीर मामला यहां तक भी बात पहुंच सकती है। स्नोरिंग की आपने सर अभी बात करी, तो स्नोरिंग से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारे लोगों में होती भी है, स्नोर बहुत ज्यादा करते हैं, तो इज इट कॉमन? और अगर ये कॉमन नहीं है तो इससे थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में बताएं, कैसे बचा जाए, कैसे खुद भी सोया जाए और को भी सोने दिया जाए। बिल्कुल जी सर। बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है कि कोई आदमी अगर स्नोरिंग कर रहा है तो ऐसा सोचते हैं कि यार उसको बहुत गहरी नींद आ रही है, इसलिए खर्राटे ले रहा है। आप सही कह रहे हैं, पर ये जस्ट अपोजिट है। अगर कोई भी पर्सन अगर स्नोरिंग कर रहा है उसका मतलब वो कभी भी डीप स्लीप में तो नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। उसकी स्लीप है जिस लेवल तक हमको, एक स्लीप के कुछ लेवल्स होते हैं, तो जिस डीप स्लीप तक हमको जाना चाहिए उस स्लीप तक वो पर्सन कभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। ओह अच्छा। तो उस समय भी उसकी बॉडी स्ट्रेस में है। हम सोते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन उस समय भी अगर पर्सन स्नोर कर रहा है तो उस समय भी उसकी बॉडी स्नोर मतलब स्ट्रेस में है। अच्छा, इसके अंदर एक तो होता है प्राइमरी स्नोरिंग। उसमें यह है कि वो पर्सन है केवल स्नोर करता है, ऑन एंड ऑफ स्नोरिंग करता है, किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया, लेकिन इस स्नोरिंग की वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसके ऑक्सीजन लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। उसका ऑक्सीजन का लेवल जो हम बात करते हैं SpO2, हमने कोविड में काफी सुना है इसको, तो ये उसके बॉडी में नॉर्मल है। तो ये जो कंडीशन है ये डेंजरस नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम स्नोर क्यों कर रहे हैं कि हमारे बीच में हमारी जो ब्रीदिंग है वो रुक रही है। अच्छा। हम ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर अचानक जैसे हमारी ब्रीदिंग रुकती है, हमारे ब्रेन को इंपल्स जाता है कि आप सांस नहीं ले रहे हैं, तो प्रेशर से हम मुंह खोल के अचानक से सांस लेना स्टार्ट करते हैं और वहां स्नोर करने लगते हैं, वहां पे स्नोर करते हैं। तो उस टाइम जो पेशेंट के साथ वाले हिस्ट्री देते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये रात में उनको ब्रीदिंग करने के लिए बहुत स्ट्रेस करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनको। इस समय पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है,
कुछ लोगों में ऑक्सीजन का लेवल 50-60% तक आराम से पहुंच जाता है। और जितनी देर के लिए हमारी बॉडी इस लो ऑक्सीजन वाले स्टेट में रहेगी, उतनी ही देर हमारे बॉडी के अंदर हार्ट को, ब्रेन को, सबको ऑक्सीजन कम जा रहा है। तो इसकी वजह से सर ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा सीरियस है कि इसकी वजह से जो मैं आपको बता रहा था कार्डियक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर मेन जो सिम्टम्स हैं सर, जो अपन को ध्यान रखने हैं कि कब हम ये माने कि स्नोरिंग एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो इसके अंदर सर ये होता है कि अगर पेशेंट को स्नोरिंग के साथ साथ दिन में भी अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, दिन में मतलब अगर पेशेंट को दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ईडीएस, अगर अपने को स्नोरिंग के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको दिन में बहुत ज्यादा नींद अगर आ रही है, दिन में थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको डेफिनेटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस चीज के लिए। फिर से इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक सबसे मेन जो तरीका होता है वो स्लीप स्टडी होती है। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है सोते समय हो रही है, तो हमको बेसिकली सोते समय ही पेशेंट के बॉडी को चेक करना है कि उस समय उसकी बॉडी कितने स्ट्रेस में है। ओके। तो स्लीप स्टडी जो है सर हॉस्पिटल में भी होती है और आप चाहें तो घर पे भी करवा सकते हैं। ओके। टेक्नीशियन आपके घर पे आता है, कुछ मशीन्स लगाता है, उससे हमको ये पता करना होता है कि जब पेशेंट स्नोर कर रहा है उस समय उसकी बॉडी में ऑक्सीजन, ईसीजी, बीपी, इन सब का क्या लेवल है। ओके। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट की नीड है, कितना इसके सीरियस है, इसके हार्ट पे कितना लोड पड़ा हुआ है। ये सब चीजें इस जो स्लीप एपनिया वाली प्रॉब्लम है इसको बहुत ज्यादा मतलब ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, जो मैं स्लीप स्टडी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना हम लोग एक कहते हैं ना खराटे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खराटे ले रहा है मतलब एक गहरी निद्रा में है, वो नहीं है, बल्कि इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना चाहिए। अगर आपके आसपास में भी आप को भी इस तरह की समस्या, तो आप हमसे तो अभी संपर्क कर ही सकते हैं। मैं फिर वापस से आपको नंबर बताना चाहता हूँ, 0141270409 या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 0141270499। और हाँ, वापस याद दिलाना चाहता हूँ, यूट्यूब पे भी आप हमसे डीडी राजस्थान पे जाके संपर्क कर सकते हैं। मैसेज में आप हमसे कोई भी समस्या जो आपको आ रही है श्वास से जुड़ी हुई, आप हमसे उसके बारे में जान सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपसे जुड़े हुए जो सवाल है वो पूछेंगे यहाँ पे। पर डॉक्टर साहब, आपने 2 लेवल पे चीजें बताई। आपने एक बताया कि एक होता है जिसमें उतना रिस्क नहीं है, लेकिन आपने सेकंड बताया जिसमें आप कह रहे हैं 60-70% ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है। तो एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसको डॉक्टर तक पहुंचने वाली समस्या है, या आपको लगता है कि रूटीन चेकअप कराना चाहिए? एक आम आदमी क्या करे सर? सर देखो, वैसे तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्नोरिंग जो है कभी भी नॉर्मल नहीं है। अगर कोई पर्सन डेली आ रही है तो उसको एक बार डॉक्टर को दिखाना है। अगर पर्सन डेली स्नोर कर रहा है तो नॉर्मल नहीं है। एक ये होता है कि पर्सन ऑन एंड ऑफ स्नोर कर रहा है कि आज किया, किस दिन उसने बहुत ज्यादा दिन में काम कर दिया, थक गया और वो स्नोर कर रहा है, वो एक नॉर्मल होती है। अच्छा, लेकिन अगर पर्सन डेली स्नोर, ध्यान देने वाली बात है व्यूअर्स, अगर पर्सन डेली स्नोर कर रहा है, स्नोरिंग के साथ साथ जो मैंने आपको बताया उसको दिन में बहुत ज्यादा उसकी वजह से थकान हो रही है, दिन में नींद आ रही है, ईडीएस जो मैंने बोला वो है, अगर ये 2 चीजें कंबाइन है तो उस पेशेंट को एक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर सर एक कुछ 8 सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट कितना रिस्क फैक्टर है जी। तो इसके अंदर एक निमोनिक होता है स्टॉप बैंक। एस फॉर स्नोरिंग, अगर पेशेंट को स्नोरिंग है तो उसको 1 मार्क देते हैं हम। टी फॉर टायर्डनेस, अगर पेशेंट को दिन में टायर्डनेस रहती है तो उसको 1 मार्क देंगे। ओ फॉर ऑब्जर्व एपनिया, मतलब पेशेंट के साथ वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट को सोते समय ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ओके, पेशेंट सांस लेने के लिए मजबूर हो रहा है। पी फॉर प्रेशर, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है। BANG, बी फॉर BMI, अगर पेशेंट का वेट ज्यादा है, अगर उसका BMI 35 से ज्यादा है। A फॉर एज, अगर पेशेंट की एज 50 से ज्यादा है। N फॉर नेक सर्कमफरेंस, अगर पेशेंट की नेक की थिकनेस ज्यादा है। और G फॉर जेंडर, मेल, अगर वो मेल है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर है, स्नोरिंग कर रहा है, टायर्डनेस है, तो उसको डेफिनेटली अगर ये जो 8 में से अगर पेशेंट के 3 या 4 से ज्यादा अगर पॉजिटिव हैं तो उसको 100% डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 100% डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो 8 पैरामीटर्स बताया गया उसमें से 3, 4 या उससे ज्यादा हैं तो करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इसको लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है खराटी तो आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंधा मेरा थपथपा देना तो खराटे लेना बंद कर दूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको इतना इजीली नहीं लेना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लीड कर सकता है आपकी बड़ी बीमारियों तक, जैसे कि हार्ट डिजीज तक बात पहुंच सकती है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और अभी जब बच्चों की हम बात कर रहे थे, बड़ों में भी श्वास से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, और जब वेदर चेंज होता है तो ये ज्यादा देखी जाती हैं, तो उसके लिए एक होता है ना कि प्रिकॉशन इज बेटर, तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिकॉशनेट करें, स्पेशली एल्डरली अगर हम बात करें सिटीजन। सर जैसे जो वेदर चेंज होने के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नोज के अंदर जनरली जो कंप्लेन आती है कि सर हमको छींके बहुत ज्यादा आने लगती है, नाक से पानी आ रहा है, नाक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जिनको हम जनरल नॉर्मली टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस अपन बोलते हैं। जी जी जी। तो उसके अंदर
अंदर जनरली पेशेंट को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है। जैसे वेदर चेंज होने पे पोलन, डिफरेंट टाइप के पोलन्स आते हैं, तो किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को डस्ट से है, किसी को एसी से एलर्जी है। सर मैं आपको रोकूंगा, मैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पे हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं। जी जी बताइए अपना नाम, अपना सवाल बताएं। ये ठंड से एलर्जी है। एज क्या है पेशेंट की? अलीगढ़ से मुकेश जी हैं, एलर्जी है और ठंड से इनको एलर्जी है और सांस लेने में दिक्कत है। एज क्या है पेशेंट की? एज बता सकते हैं? उम्र 60 इयर्स के पेशेंट हैं और ये समस्या है। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इनको? मुकेश जी देखिए, आप जो बता रहे हैं कि 60 साल की एज में है, उनको ठंड से एलर्जी है, अस्थमा है, तो इसके अंदर हमको सबसे पहले तो यही रूल आउट करना पड़ेगा कि उनको जो एलर्जी उसके अंदर उनके नोज के अंदर क्या क्या फीचर्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जनरली क्या होता है कि लोगों के अंदर नाक के अंदर लंबे टाइम तक अगर एलर्जी रहती है तो नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, साइनस वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है। और 60 ईयर की ओल्ड एज है पेशेंट अगर मान लो तो उनके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन रहते हैं। क्योंकि जनरली कॉमन अगर मैं बात करूं तो पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी अगर ऐसा कर रहा है, तो उसके अंदर हमको कुछ तो मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, वो हमको देनी है। बाकी अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग उनको बंद करनी है। और कोई भी अगर जो एलर्जी उनको पता है कि डस्ट से है या पोलन से है, तो उसके लिए थोड़ा मास्क को यूज करें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए पर्टिकुलर उस मेडिसिन और टेस्ट हम करते हैं, वो एक चीज करके इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मुकेश जी आई गेस आपको अपना जो सवाल है उसका जवाब मिल चुका होगा। मास्क का प्रयोग करें, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। 60 की एज है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो एलर्जी है वो किस वजह से है और उसके सिम्टम्स क्या है और उसके लिए क्या मेडिसिन दी जानी चाहिए। एलर्जी पे एक सवाल भी है और एलर्जी पे ही हम बात कर रहे थे, तो उस पे थोड़ा सा एलर्जी पे आप बता रहे थे। तो सर बेसिकली हमको यही पता करना है कि एलर्जी किस चीज से सबसे पहले तो इसके लिए जो कॉमनली हम जो टेस्ट करवाते हैं एसपीटी होता है, स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम कॉमन जो एलर्जेंस है, लगभग 50-60 कॉमन एलर्जेंस है, उनका हम स्किन के ऊपर प्रिक करके चेक करते हैं। अच्छा, किस चीज से उनको बहुत ज्यादा एलर्जी है। तो सर एलर्जी दो तरह से है, एक तो यह है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ही एलर्जी ज्यादा है, किसी चीज से उसको पर्टिकुलर एलर्जी है। दूसरा उसके नोज के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं, कुछ ऐसे फीचर्स है जो उसकी एलर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो जो नोज के अंदर, जैसे मान लो किसी पेशेंट के अंदर नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ है, या फिर किसी ना किसी साइनस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर एलर्जी के फीचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको एलर्जी को ट्रीट करने के लिए पेशेंट की नोज को ट्रीट करना है। अगर नोज में कोई भी रुकावट है उसको हम ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट की नोज ठीक है और ओनली ब्लड में एलर्जी है, तो सर इसके लिए हम कुछ टाइम तक तो पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम रखते हैं। उसके अंदर कुछ इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स और मेडिसिन अपन देते हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट को इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और पेशेंट सर्जरी का कैंडिडेट है, तो हम उसकी सर्जरी करके नोज के अंदर की एब्नॉर्मलिटीज को हम ठीक करते हैं। लास्ट जो ट्रीटमेंट आता है सर एलर्जी का, इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जिस भी चीज से पेशेंट को एलर्जी है उसके पर्टिकुलर वैक्सीन बनाए जाते हैं। अच्छा, और जो वैक्सीन है वो कुछ मंथ और ईयर के गैप पे पेशेंट को, ये ट्रीटमेंट लगभग 3 से 5 साल तक चलता है, और इसके इंजेक्शन आते हैं या फिर जीभ के नीचे रखने के लिए। आपको रुकूंगा, एक कॉलर हमें जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, अपना नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी, चंडीगढ़ से हम, बताइए साहब। राइट साइड गले में पेन होता है इनके। ओके, उस तरह लगता है तो ठीक ही नहीं हुआ है। एज क्या है आपकी? एज क्या है सर? 36। हाँ जी, 36 एज है और राइट हैंड साइड में इनके पेन काफी थ्रोट पे पेन रहता है इनके। थ्रोट में पेन रहता है, आपके गले में पेन रहता है सर? जी 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 जी। नोज में कोई प्रॉब्लम रहती है आपके? नहीं। ठीक है सर, देखिए इसके अगर आपको थ्रोट में ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटक रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको फील हो रही है,
तो इसके 2-3 कारण होता है। एक तो यह है कि अगर आपको एसिडिटी अगर आपको रहती है, अगर आपके पेट के अंदर एसिड रिफ्लक्स है, तो क्या होता है, पेट का एसिड है वो गले में आता है, गले की म्यूकोसा को इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से हमको फील होने लगता है कि हमारे गले में कुछ अटक रहा है जी। दूसरा, कुछ लोगों में अगर थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उनको भी एक सेंसेशन आती है कि हमारे गले के अंदर फॉरेन बॉडी सेंसेशन है। और थर्ड पार्ट होता है कि सर इसके अंदर एलर्जी की वजह से भी हमारे एलर्जिक लारिंजाइटिस है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि गले में हमारे कुछ अटका हुआ महसूस हो रहा है। तो फिर इसके लिए हम एक बार गले में एंडोस्कोप से चेक करते हैं कि गले के अंदर आपकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक आपको अपनी एसिडिटी को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, एसिड रिफ्लक्स कम होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद में सेकंड मेडिसिन है कि या तो लंबे टाइम तक चला रहा है तो कुछ हम न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और साथ में एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। घरेलू उपचार के अंदर सर इसके अंदर आपको पानी है बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि गला सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका गला सूखा रहेगा तो प्रॉब्लम आपको ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो आमतौर पे भी वैसे भी देखा गया, आपको आई होप आपको अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन आमतौर पे भी देखा गया है ये जो पानी की आपने जो बात करी है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, गला सूख जाता है। हाँ। ये मौसमी भी होता है, जैसे कि लोग कम पानी पीते हैं सर्दियों की जब बात आती है, लेकिन गर्मियों में वो बढ़ जाता है। अच्छा, मेरा सवाल तो ये तो था ही कि पानी कम या ज्यादा, लेकिन ठंडा पानी, हाँ। अभी जो मौसम है उसमें लोग फ्रिज का पानी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उससे भी कुछ समस्याएं लोग कहते हैं हो जाती है। तो आप एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस बारे में? पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म, दोनों ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। पानी जो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। कुछ लोगों को थोड़े ठंडे पानी से भी एलर्जी होती है, तो अगर आपको एलर्जी है तो फिर आपको फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको एलर्जी है तो आपको फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि जिसका समाधान अभी डॉक्टर साहब दे, तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 0141-270-4098, ये हमारा नंबर है। और साथ ही साथ में एक और नंबर है हमारा 0141-270-4999। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से यानी यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो डीडी राजस्थान यूट्यूब पे आप जाकर के अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी एलर्जीज की हम बात कर रहे थे, एज की हम बात कर रहे थे, हमने बच्चों की बात भी करी, एल्डर्स की बात भी करी, लेकिन जो देखा गया आपने एक थ्रोट के बारे में बता दिया, लेकिन जब हम ENT स्पेशली की बात करें तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देख करके एक आम आदमी को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? मैं ओवरऑल जानना चाहूंगा आपसे। सर बेसिकली सबसे पहले तो अगर बच्चे या बड़े कोई भी हो, अगर पेशेंट को रिकरेंट कोल्ड हो रहा है, मतलब उसको हर 2-3 महीने में कोल्ड रहता है, इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे गर्मी है सर्दी है, 2-3 महीने में हो रहा है, तो ठीक है, तो उसको दिखाना चाहिए। ठीक है। जनरली अगर आप देखेंगे तो बच्चे, उनका क्या होता है कि सर बच्चों के पास हर 2-3 महीने में बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, हर 2-3 में फीवर हो रहा है, तो वो लोग कभी भी ENT को कंसल्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है नॉर्मल फीवर है, हर 2-4 महीने मेडिसिन दे देते हैं। पर अगर ऐसा कुछ भी है, बार बार खांसी, जुकाम, बुखार अगर ऐसा हो रहा है तो कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अगर स्नोरिंग वाली प्रॉब्लम, माउथ ब्रीदिंग, अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो आपको 100% डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थ्रोट से रिलेटेड सर अगर बात करें तो थ्रोट के अंदर सबसे मेन जो चीज है तो स्मोकिंग है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पानी है वो हमको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे अंदाजन आप कितना बोलेंगे, कितना पानी का? एवरेज 3 से 4 लीटर पानी तो हर पर्सन को पीना ही चाहिए, जरूरी है उतना पानी पीना। जी। ईयर की अगर हम बात करें सर, एक तो सबसे मेन बात है कि ईयर को कभी भी खुद से क्लीन नहीं करना चाहिए। हमारी आदत होती है ईयरबड यूज करते हैं जी, कुछ भी, तो वो कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, यहाँ कोई प्रमोट नहीं कर रहा, आपको वो नहीं करना है जी। और लोग बोलते सर ईयरबड तो आती ही ईयर क्लीनिंग के लिए है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद ईयर क्लीन करेंगे तो बहुत नुकसानदायक चीज है वो। अच्छा। दूसरा सर, कभी कभी नोज और गले की प्रॉब्लम की वजह से कान में भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अच्छा। कान में भारीपन लगना, जैसे मैं बताया बच्चे हैं जिनको मान लो बार बार कोल्ड हो रही है, तो उनको एक सिम्टम हो रहा है कि ईयर में पेन होने लग जाता है, ईयर में भारीपन है, धीरे धीरे थोड़ा हियरिंग में भी डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो इनमें से कोई भी अगर सिम्टम अगर हमको लग रहा है तो हमको उसको बिल्कुल भी डिले ना करते हुए एक बार ENT चेकअप जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि आपने ये बात उठाई, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आई एम श्योर व्यूअर्स को इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आपने स्नोरिंग को बहुत डेंजरस बताया है। हाँ सर। सर ऐसा होता है कई बार तो पता चल जाता है आपको, किसी पास वाले ने, आपके फैमिली मेंबर नहीं बता दे कि आप बहुत ज्यादा स्नोर करते हैं, कभी नहीं पता चलता है, और या फिर आदमी उसको ले लेता है लाइटली कि ठीक है मुझे कभी कभार ही होता है। उस केस में सर क्या किया जाए? क्योंकि आम आदमी ये भी सोचता है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कोई बीमारी निकल आई, तो वो एक और एक फोबिया है, डर है। तो उसके लिए आई एम श्योर व्यूअर जरूर आपका एक्सपर्ट एडवाइस जाना चाहेंगे। सर इसमें वही जो मैं बताया कि स्नोरिंग के साथ साथ अगर आपको जो मैंने 8 चीजें बताई थी, उनमें से अगर आपके 3 या 4 से ज्यादा पॉजिटिव आ रही हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो इसकी दवाइयां लंबी चलती हैं सर? इसका स्नोरिंग के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली 2 या 3 चीजें हैं जी। सबसे पहला होता है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट।
अच्छा। सबसे पहला है कि वेट कम करना बहुत जरूरी है। ओके। अगर कोई पेशेंट अगर ओबेस है, ओबेसिटी है, तो उसको सबसे पहला काम है डाइट या अपने एक्सरसाइज, इनसे अपन को वेट कंट्रोल करना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरी जो चीज है वो है सर, एक मशीन आती है CPAP या BiPAP मशीन, जिसको हम बोलते हैं कि स्नोरिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वही है। ओके। उसके अंदर बेसिकली वो होता है कि मशीन आती है, वो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है वो। तो रात को सोते समय आप, वो मशीन है, पोर्टेबल मशीन आती है, आप उसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं, सोते समय आप उसको लगाइए। अच्छा। उससे आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी आपकी। सबसे लास्ट में हम जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। ओके। सर्जिकल ट्रीटमेंट से हमको जब रिक्वायरमेंट होता है कि जब हमारी बॉडी में कहीं रुकावट है कि हम मशीन लगा रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पा रहा है, काइंड ऑफ केस मान लो अगर हमने पाइप हमने कहीं पे लगाया, पानी जा रहा है, उस पाइप में कहीं रुकावट है तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम देखते हैं कि नाक में कहीं कोई रुकावट है, गले में टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, नाक की हड्डी टूटी, अगर ऐसा कोई भी है तो हम पहले की सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद फिर हम मशीन लगाते हैं। और लोगों का ये होता है कि सर मशीन लाइफ टाइम ही रहेगी क्या? हाँ, यही सवाल रहते हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। तो उसमें सर ये है कि अगर पेशेंट वेट अपना कंट्रोल कर देता है, लाइफ स्टाइल उसकी ठीक है, कहीं को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मशीन हट जाती है। अच्छा। लेकिन कई बार ओल्ड एज के अंदर पेशेंट वेट कम नहीं कर पाते हैं और भी उनको डायबिटीज है, बीपी और भी कई प्रॉब्लम्स है, तो फिर उनको मशीन हमेशा के लिए लगानी पड़ेगी उनको। और जैसे कि आमतौर पे सुना जाता है, डॉक्टर साहब मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग जानना चाहेंगे, आमतौर पे ये सुना जाता है, कहा जाता है, माना जाता है, जो कहीं हद तक सच भी है, कि बीपी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो क्या इसी तरह की समस्या अगर ENT की बात करें तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो लाइफ लॉन्ग चलती है? कहीं ना कहीं सवाल आता है कि एक बार अगर बीमारी हो गई शुरू तो ऐसा नहीं मुझे जिंदगी भर दवाई लेनी पड़े। नहीं सर, ENT में बेसिकली एक एलर्जी ऐसा पार्ट है जिसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी एलर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी अगर उनको काफी ज्यादा एलर्जी है तो किसी चीज के। अच्छा। अदरवाइज स्नोरिंग को लेके कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। बच्चों के अंदर जो मैंने आपको बताया कि उनके एडिनोटॉन्सिल बढ़े हुए हैं, तो आप एडिनोटॉन्सिल का हटवा दीजिए, सर्जिकल रिमूव हो जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, लोगों को एक धारणा रहती है कि अगर किसी बच्चे के एडिनोटॉन्सिल में हटवा दिए तो बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सर इस पे हम आएंगे। एक कॉलर हम हमारे से जुड़ चुके हैं जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं। अलवर से बात कर रहे हैं आप? जी सर, अपना सवाल पूछे सर। सर मैं कहना चाहता हूँ, कान में किसी प्रकार से खुजली हो या उंगली करना तो मना है, तो कान में जब पहुंचा था खुजली चले तो क्या करना चाहिए? कान में खुजली की समस्या है सर आपको? कान में खुजली की समस्या है तो क्या करना चाहिए? जी सर नमस्कार। देखिए सर, कान में खुजली जो होती है उसके 2-3 कारण है। एक तो यह है कि आपके कान में ड्राइनेस रहती है किसी भी रीजन की वजह से। दूसरा यह है कि कान के अंदर वैक्स का डिपोजिशन अगर हो गया, कि वैक्स जमा हो गया, तो वो भी एक इचिंग करती है। तीसरा है कान में कोई आपके इन्फेक्शन है जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। तो इन 3 रीजन की वजह से कान में खुजली होती है। अब जनरली क्या होता है, जब भी हम कान में खुजली के लिए हम किसी चीज से खुजाल करेंगे उसको, तो वो और भी ज्यादा बढ़ता है। वो उससे रिलीफ नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, पर वो चीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो सर इसके लिए सबसे मेन चीज है, एक तो कान के अंदर कोई भी ईयरबड या कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर कान में ड्राइनेस ज्यादा रहती है तो कान के अंदर हम वैसलीन या अपने सरसों का तेल है उसको हम कान में यूज करना चाहिए हमको। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है कि इन्फेक्शन है, तो फिर एक बार आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन को अपन ट्रीट कर सके। और कान में पानी है वो नहीं जाने देना चाहिए अगर इन्फेक्शन है तो हमारे। वैसे हम आज बात तो श्वास ही कर रहे हैं, लेकिन सर का कान को लेकर के भी समस्या होना है, और वो इसलिए बनता है क्योंकि आपने कहा था कि इंटरलेटेड है, कहीं ना कहीं गला कान और नाक कहीं ना कहीं इंटरलेटेड है। डॉक्टर साहब, शर्मा साहब, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो लग रहा है कि हम आपसे ना और सारे सवाल पूछते जाएं, जवाब आते जाएं, क्योंकि समस्या ENT 3 डिपार्टमेंट की हम बात करें, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप एज एन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिससे कि वो अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और बीमारियों से दूर रह सकें? सर देखिए, आज का जो मेरा टेक होम मैसेज है वो यही रहेगा कि सबसे पहली बात है कि स्नोरिंग, खर्राटो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी है, चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, उनको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, हमारा वेट मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वेट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, जो एलर्जी वाले सीजन है इनके अंदर थोड़ा एलर्जन से बच के रहें, स्मोकिंग, ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। और कोई भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए सर। तो स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है, ये तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। अगर आपको या आपके आसपास में आपको लगता है कोई स्नोरिंग करता है तो उसको लाइटली ना लें, क्योंकि हम आमतौर पे इसको लाइटली लेते हैं, मजाक में लेते हैं, व्यंग करते हैं कि ठीक है तो खराटे ले रहा है, बड़ी गहरी नींद में चला गया। ऐसा ना करें। अगर वो रेगुलर हो रही है तो डॉक्टर से आप जरूर कांटेक्ट करें। एक डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि कान को हमें ईयरबड से क्लीनिंग नहीं करनी है, एक प्रोफेशनल के पास जाएं। और जो 8 सिम्टम बताए थे उनको याद रखिएगा, उनमें से अगर 3 या 4 या उससे ज्यादा सिम्टम आपके पास में है, आपको लगता है कि
ये सिम्टम्स हैं मेरे अंदर, तो आपको जरूर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा करने के लिए, क्योंकि एक आम आदमी की हमेशा से एक रहता है सवाल कि कैसे वो एक स्वस्थ जीवन जिए, और आपने आज बहुत अच्छी तरह हमारे साथ चर्चा करी, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, एंड आई एम श्योर कि हम सभी लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। आप इसी तरह से देखते रहे हेल्थ डॉक्टर कार्यक्रम को, और दूरदर्शन को इसी तरह प्यार देता रहे अपने आसपास में, और खुद को स्वस्थ रखें, क्योंकि फिट इंडिया हिट इंडिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।